बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरह से हम जो है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालते हैं और फर्मी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बगैर जो है वो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैलकुलेट कर सकते या हम इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी जो है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं कि किस तरीके से हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के ज़रिए एवरेज एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहली एग्जांपल है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 कि किस तरह से फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें हेल्पफुल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना चाहते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना चाहते हैं किसी भी मेटल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, अब हम ये मालूम भी करना चाहते हैं किस टेम्परेचर के ऊपर, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, तो हर एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये बहुत ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, ठीक है? तो अब 0 केल्विन के ऊपर क्या होता है कि फर्मी एनर्जी तक तमाम स्टेट्स फिल अप होती हैं। और उससे यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं तो 0 से लेके ईएफ तक हमें अपनी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 0 से लेके ईएफ तक, तो फिर हम मालूम कर सकेंगे कि हमारी सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है और वो किस रेंज में लाई करती है, 0 से लेके ईएफ तक। तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब हमें ये बात भी मालूम है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही स्टेट्स होती हैं टोटल। तो हम जो है वो ये कह सकते हैं कि जितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे हम ये बोलें, चाहे हम ये कहें कि जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो एक ही बात है, ठीक है? तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को बेसिकली मालूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं एन ऑफ डी ई को किससे, जेड ऑफ ई से, ठीक है? और डी ई, जेड ऑफ ई क्या चीज़ है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर निकाला था। इसको मैं थोड़ा सा शो कर देती हूँ। क्या निकाला था, ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसका एक्सप्रेशन ये होता है। अच्छा जनाब, इसको जो है वो मैं अब रख देती हूँ। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू को मैंने पुट अप कर दिया और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो 0 से लेके ईएफ तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी। और इंटीग्रेट करने के बाद ये चूंकि तमाम कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये बाहर आ जाएंगी। ये सिर्फ ई की पावर हाफ है, तो ये ई की पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? इंटीग्रेट करके बाहर आया, ये 3/2 होगा। तो यहाँ से ये जो ए है, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारा जो मेटल है वो एक क्यूबिक शेप का है और इसकी तीनों साइजेस जो हैं वो डायमेंशंस बराबर हैं। तो इस ए को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें किसी भी सिस्टम में मालूम करना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके आराम से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हमें सिर्फ फर्मी एनर्जी पता हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें पूरी के पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पता चल जाएंगे। यही क्वांटम मैकेनिक्स का रूल है कि हमें जो है वो फर्मी एनर्जी अगर मालूम है, तो हम उसकी मदद से तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो सिस्टम की डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए और अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी हम इस एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, ये जो ए क्यूब है ये बेसिकली वॉल्यूम है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेकर आ जाऊं इक्वेशन के, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो है वो फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप मुझे इलेक्ट्रॉन की और फर्मी एनर्जी की भी मुझे पता चल रही है कि ये जो हमारी फर्मी एनर्जी है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा हमारा फर्मी लेवल होगा। जाहिर है कि वो अप फिल अप होती जाएंगी स्टेट सारी। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हैं।
ये जो कांस्टेंट है इन सब की वैल्यू को मैं पुट अप करूंगी। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट अप करके ये चीज जो है वो मेरे पास आ जाएगी। तो अगर मुझे किसी सिस्टम के अंदर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है तो फर्मी एनर्जी पता चल जाएगी, या फर्मी एनर्जी मालूम है तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं आराम से पता कर सकती हूँ। तो एक तो मैंने ये जो है एग्जांपल बताई कि जिसके अंदर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं टोटल। तो यहाँ से मैंने और 0 डिग्री केल्विन के ऊपर तो मैंने यहाँ से इंटीग्रेट किया है 0 से लेके EF तक। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं करने होते, हमें पर्टिकुलरली लेट्स सपोज इस रेंज के अंदर पता करने होते हैं। तो इसको मैं EI कह देती हूँ, ठीक है, कि ये कोई आर्बिट्रेरी एनर्जी है EI और ये EF है, फर्मी एनर्जी। तो अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँगी तो मैं इसको EI से EF तक इंटीग्रेट कर दूँगी। तो उस सूरत में जब इंटीग्रल मैं खोलूँगी तो इंटीग्रल खोलने के नतीजे में जो मेरे पास एक्सप्रेशन निकलेगा उससे मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं चलेंगे, बल्कि मुझे पता चलेगा कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी EI से लेके EF के दरमियान है, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें यहाँ से इस फॉर्मूले के ज़रिए जो है वो कैलकुलेशन करनी आ रही है कि हम इस फॉर्मूले को आखिर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए भी कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हमें एक ख़ास पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के दरमियान मालूम करने हैं, तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और वो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के फॉर्मूले के ज़रिए जो है वो हमें मिल जाएँगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये हम लोगों ने मालूम कर लिए, इसके अंदर हमें जो है वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की जो है वो ज़रूरत इस वजह से नहीं पड़ी कि ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन के ऊपर जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो होता ही जो है ना वो 1 है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें मालूम करने हैं तो उसका एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला जो होता है, Fe को मैंने यहाँ पर से निग्लेक्ट कर दिया था क्योंकि Fe 1 है, तो Fe भी हम लिखते हैं साथ में कि कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं और उनको फिल करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? और उनको फिल करने की प्रोबेबिलिटी चूँकि 1 थी तो यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने शो नहीं किया है। तो इसको इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लिया था। इसको करेक्ट फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर F ऑफ E भी हम शामिल करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट मैं जा रही हूँ दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ कि हम ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है कि हम किस तरीके से मीन एनर्जी जो है वो डिटरमाइन करते हैं। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एवरेज एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर तो हमें मालूम है कि हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिफरेंट उनकी एनर्जीज हैं। तो वो अब 0 से लेके फर्मी लेवल तक उनकी एनर्जीज मौजूद हैं। तो अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम कौन-सा फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो हमें ये बात मालूम है कि एवरेज एनर्जी जो होती है, चूँकि हम 0 केल्विन पे निकाल रहे हैं, तो ये हम बार से शो करते हैं एवरेज एनर्जी को, या फिर इन ब्रैकेट्स के ज़रिए शो किया जाता है, और चूँकि 0 केल्विन के ऊपर निकाल रहे हैं, तो हम 0 यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो फिर कहीं जाके हम एवरेज एनर्जी निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल एनर्जी निकालनी है, और टोटल एनर्जी का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0 केल्विन पे टोटल एनर्जी क्या होगी कि तमाम की तमाम एनर्जीज़ को जो है ना वो हमें एड अप करना पड़ेगा। उसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो ये जो है ना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने ये Z ऑफ E, F ऑफ E हमें क्या देगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी E। कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी E है मल्टीप्लाई बाय E, ठीक है? ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। ये जिन स्टूडेंट्स ने स्टैट्स पढ़ी है उनको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। अगर डिस्क्रीट नंबर होते हैं तो यहाँ पर समेशन आ जाता है, और अगर कंटीन्यूअस कोई क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, चूँकि ये कंटीन्यूअस ही है, ऑलमोस्ट हम इसको ट्रीट करते हैं कंटीन्यूअस ही है एनर्जी लेवल्स, तो हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो पूरी क्वांटिटी है व्हिच इज़ द टोटल एनर्जी, इसको मैं U नॉट कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इसको पूरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसको 0 से फर्मी एनर्जी तक इंटीग्रल भी ले लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास ये चीज़ निकल कर आती है कि एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की पूरे सिस्टम के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को मैंने सम अप किया और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया।
तो ये टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर अभी जो हमने लास्ट मालूम किया था ना, ये टोटल नंबर, ये वाली इक्वेशन, ये है टोटल नंबर। तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। या आप लोग खुद से अटेम्प्ट करके इसको देखें कि ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमें पता चल गया कि एवरेज एनर्जी भी अगर हमें निकालनी है तो हमें फर्मी एनर्जी अगर पता होगी तो हम एवरेज एनर्जी भी आराम से फाइंड आउट कर सकेंगे। और यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर हमें फर्मी एनर्जी पता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पता कर सकते हैं सिर्फ फर्मी एनर्जी की मदद से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे जब मैं क्लासिकली ट्रीट कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की तरह और क्लासिकल लॉज के तहत, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी होती थी, एवरेज एनर्जी, तो मैं किस तरह से निकालती थी? मैं निकालती थी इस वाले फॉर्मूले से और यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी रख देती थी, ठीक है? तो या फिर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करती थी, ये वाला फॉर्मूले के जरिए मैं एवरेज एनर्जी निकालती थी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एवरेज एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है, जो कि मुझे पता चल गया कि ये एवरेज एनर्जी इस तरीके से निकाली जाती है। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल नंबर 2 थी कि हमने किस तरीके से फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की मदद से एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की है। अब मैं थर्ड चीज पे आ रही हूँ। अच्छा, अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ या परसेंटेज चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड फर्मी लेवल, ये बेसिकली ई एफ है, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जो भी फ्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर है 0 केल्विन से, तो अगर जैसे फर्मी लेवल ई एफ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी स्टेट्स अबव फिल होंगी, थोड़ी सी इसके नीचे फिल होंगी, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ एम्प्टी होंगी और यहाँ कुछ फिल होंगी। तो ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जिस वक्त मैं पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब क्या है कि हम ये निकालना चाहते हैं कि कुछ फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अराउंड द फर्मी लेवल। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूम टेम्परेचर जो है, कोई भी टेम्परेचर T है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो क्या है? kBT है। तो अगर फर्मी एनर्जी ये है और थर्मल एनर्जी इतनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके और हाई एनर्जी लेवल्स तक जो है वो जा सकते हैं। तो टोटल एनर्जी EF है, EF से अबव कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिनकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर है EF से, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन EF, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट फर्मी लेवल। तो चाहे आप इस तरीके से निकालें, चाहे इस तरीके से निकालें, ये एक रफ सी कैलकुलेशन है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं और ये बार बार हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है? यही चीज अगर कहीं भी हमसे पूछा जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने परसेंट इलेक्ट्रॉन्स फर्मी एनर्जी के अराउंड है, तो हम जस्ट kBT बाई EF लगा देंगे कि जितनी थर्मल एनर्जी होगी उतनी ही EF से ऊपर जो है वो ट्रांजिट करके चले जाएंगे। और अगर 1 मोल के लिए हम काम कर रहे हैं तो हम कह देंगे इफ दे आर Na, then fraction percentage of electrons around Fermi level would be this one। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना हम बार बार यूज करेंगे। अब जो हमने ये क्लेम किया था ना कि भाई क्लासिकल थ्योरी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, तो क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी? क्वांटम थ्योरी कहती है कि सिर्फ फर्मी लेवल के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज में, तो वो फ्रैक्शन हमें चाहिए, वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? और उसके अलावा हम लोगों ने 2-3 चीजें और भी देख ली ऊपर की, एवरेज एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली हम किस तरीके से निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से निकालते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन बाद में एवरेज एनर्जी निकालने के लिए पड़ी थी। तो थ्योरीज को प्रूव करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ये मैं कह रही थी। लेकिन हमें फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो ये वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फ़ॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर ड्राइव किया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि वो एनर्जी फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे-जैसे आप एनर्जी बढ़ा देंगे सिस्टम की, वैसे-वैसे अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी जो है वो बढ़ जाएँगी। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी चेयर्स की, कि जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएँगे, समझ लें कि अवेलेबल चेयर्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप हायर टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास और अलाउड एनर्जी स्टेट्स बढ़ जाएँगे। हायर टेम्परेचर पे अगर हमारा सिस्टम है तो अलाउड एनर्जी स्टेट्स जो है वो बढ़ जाएँगे और ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है ये बेसिकली किस चीज़ का फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन। तो एक तो चीज़ जो है ना वो हमें ये ज़हन में रखनी है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये जो है ना टेम्परेचर का फंक्शन है। इस फ़ॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये क्या फ़ॉर्मूला है। ये जो फ़ॉर्मूला है वो है Z ऑफ E इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 8m बाय h स्क्वायर a स्क्वायर और होल द पावर 3/2 और e की पावर हाफ। ये जो फॉर्मूला है ना ये कहलाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला। और अगर हमें यहाँ से इसकी एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पर लग रहा है कि ये सारी जो चीजें ये कांस्टेंट है। वॉल्यूम भी किसी मटेरियल का डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट होते हैं, एच कांस्टेंट है। मास भी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अलग-अलग होता है, जिसको हम इफेक्टिव मास कहते हैं। तो लेकिन अभी हमें ये बात मालूम नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी जो है वो मैंने बनाई हुई थी, शुरू में दिखाई हुई थी कि ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं बेसिकली ये देखें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम लोअर एनर्जी के ऊपर हैं तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कम है, लेकिन अगर हम हायर एनर्जी के ऊपर हैं, हायर एनर्जी के ऊपर, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ये जी ऑफ ई लिखा हुआ है, जी ऑफ ई एंड जेड ऑफ ई इज द सेम थिंग। तो जैसे-जैसे जो है ना एनर्जी, हाई एनर्जी के ऊपर आप मौजूद होंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो ज़्यादा होंगी। हायर टेम्परेचर के ऊपर मौजूद होंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बढ़ती चली जाएगी। अगर आप फर्मी एनर्जी की बात करें एट टेम्परेचर 0 केल्विन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिलिंग द लोअर स्टेट वुड बी 1। हर हर एनर्जी लेवल 100% चांस है कि वो फिल हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी अवेलेबल स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो फिल अप हैं। ये जो रीजन ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ये आपको बता रहा है कि सारी एनर्जी स्टेट्स जो भी अवेलेबल है वो फिल अप हो गई हैं। जो एनर्जी स्टेट्स EF से बिलो थी वो फिल अप हो गई हैं। तो खैर बहरहाल यहाँ पर जो पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ ये कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किस चीज पे डिपेंड करती हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। अभी तक हमें सिर्फ यही बात मालूम है। आगे चल के आगे चल के बैंड थ्योरी में पता चलेगा कि वो मास के ऊपर भी जो है डिपेंड करती है। लेकिन अभी फिलहाल हमें यही पता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ हमें पता चल गई। एक पॉइंट और मुझे आप लोगों को बताना था वो ये कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ-साथ फर्मी फंक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हम अभी तक ये देख रहे हैं कि अच्छा भाई फर्मी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फर्मी फंक्शन है ये 0 केल्विन के ऊपर फर्मी फंक्शन है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है 1 माइनस समथिंग कोई फैक्टर है और ये अगर गौर से देखो तो ये वही है kBT अपॉन EF, यानी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बहुत ही कम होते हैं और ये बहुत ही जो नंबर है ये 1 से बहुत छोटा है। तो 1 माइनस समथिंग अगर हम करेंगे तो डेफिनिटली नया फर्मी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फर्मी लेवल के जो कि हमने 0 केल्विन पे हासिल किया था उससे बिलो ही निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्मी लेवल जो है अगर हम हायर टेम्परेचर पे देखें तो फर्मी लेवल रिड्यूस हो जाता है विद टेम्परेचर। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि फर्मी लेवल जो है वो रिड्यूस हो रहा है? तो उसकी वजह यही है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास सिस्टम के अंदर
10 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये डिफरेंट डिफरेंट जो थी वो स्टेट्स थी 1 2 3 4 5 और ये सब फिलअप हुई थी लेट सपोज। तो ये जब फिलअप हुई थी 0 केल्विन के ऊपर हम देख रहे थे इसको, ये मेरा कहलाएगा फर्मी लेवल। लेकिन जब मैं हायर टेम्परेचर के ऊपर आई तो टेम्परेचर मेरा अभी 0 केल्विन से जो है वो हाई है। तो जब मैं हायर टेम्परेचर के ऊपर आई तो अब मेरी जो स्टेट्स हैं डेंसिटी ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स वो बढ़ गई। ठीक है, वो बढ़ गई क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया आपको कि जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो बढ़ जाती हैं। अब इतनी सारी और अवेलेबल स्टेट्स भी आ गई जब टेम्परेचर ज्यादा था। 10 इलेक्ट्रॉन है सिस्टम के अंदर, तो अब वो फिल अप होंगे इस तरह से। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट फिल अप हो गई। तो बेसिकली 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा न्यू फर्मी लेवल है ये इधर आगे इधर आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ये। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यानी कि इतनी स्टेट्स जो हैं वो अब हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं कि हमारे जितनी भी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो आसानी से उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी से दैट फर्मी लेवल रिड्यूसेस विद टेम्परेचर। लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तब हमारे फर्मी लेवल जो है वो हम कहते हैं कि फर्मी लेवल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम काम कर रहे होते हैं या जीरो पे हम काम कर रहे होते हैं या इवन रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा फर्मी लेवल इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि फर्मी लेवल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्मॉल स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। ठीक है, यानी कि फर्मी लेवल एट 0 केल्विन इज इक्वल टू फर्मी लेवल एट रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में फर्मी लेवल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पर आके रुकता नहीं है ये सिलसिला। ऐसा नहीं है कि जो है ना फर्मी एनर्जी तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी जब हम फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, फर्मी फंक्शन का। इसको मैं दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि जब हम टेम्परेचर ज्यादा पे चले जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि थोड़ी सी स्टेट जो होती है फर्मी फंक्शन से बिलो अनऑक्युपाइड होती हैं और फर्मी फंक्शन से अबव जो है ना वो ऑक्युपाइड होती हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो हाई एनर्जी स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं। नीचे वाले जो स्टेट्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि रूम टेम्परेचर अभी जितना भी है, ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंप अप करके ये हाई एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से ये जंप अप करके हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, ये जंप अप करके इधर चले जाएंगे, ये जंप अप करके इधर चले जाएंगे और ये जंप अप करके इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं ये वाली जो स्टेट है ये एम्प्टी हो जाए। तो इसी तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि फर्मी लेवल के अबव कुछ स्टेट्स जो है वो फिल अप हो जाएंगी और कुछ स्टेट्स जो है वो यहाँ ये नीचे वाली एम्प्टी रह जाएंगी और अब जो नया फर्मी लेवल है उसके कुछ स्टेट्स जो है वो अबव फिल अप रहेंगी और कुछ स्टेट्स बिलो फिल अप रहेंगी। तो इस तरह से ये सिचुएशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया कि अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारी फर्मी एनर्जी चेंज हो जाती है, फर्मी लेवल डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना होगा। ये एवरेज एनर्जी कौन सी वाली एवरेज एनर्जी जो अभी हम लोगों ने निकाली है, ये एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसका फॉर्मूला हमने निकाला था 3/5 EF। ठीक है, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन है जो कि मैंने यहाँ पर स्किप की हुई है, सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस कर रही हूँ। तो एवरेज एनर्जी जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस का फैक्टर आ रहा है, तो एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमेशा बढ़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और ये ऐसे कैसे हो रहा है कि फर्मी लेवल तो नीचे जा रहा है तो एवरेज एनर्जी कैसे बढ़ रही है? उसकी वजह जो है अगर मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे ये एक
एनर्जी लेवल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, इसकी 2 है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। और अब ये जो मेरा फर्मी एनर्जी लेवल है ये कहाँ पर आ गया है, लेट्स सपोज 3 एनर्जी लेवल के ऊपर आ गया है। अब मुझे इसको 5 से ऊपर रखना है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। लेट्स सपोज इसकी 4 है, इसकी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसकी 2 है, इसकी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं 0 केल्विन के ऊपर थी तो मैं इसकी एवरेज एनर्जी अगर निकालूं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्लस 4 प्लस 4 16, सॉरी 8, 3 प्लस 3 6, और 2 प्लस 2 4, और 1 प्लस 1 2, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम के अंदर कितने हैं, 10। तो अगर मैं देखूं तो कितनी निकल रही है एनर्जी, 18, 19, 20, 30, 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी निकल रही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं कि अब मेरा सिस्टम जो है हायर टेम्परेचर पे था, फर्मी लेवल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बढ़ी फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो फर्मी लेवल नीचे चला गया। लेकिन चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी गेन करके हायर उस पर जंप करेंगे। और हायर पे कैसे जंप करेंगे, ये फर्मी इलेक्ट्रॉन ये वाला ऊपर जाएगा, फिर इसकी जगह खाली होगी, फिर नीचे वाला ऊपर आएगा, ये सब कुछ हो गए हमारे पास ये स्टेट्स आ गई हैं। फर्मी लेवल अब मेरा नया कौन सा है, 3। पहले फर्मी लेवल लेट सपोज 5 पे था। तो अब मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट करती हूँ, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 प्लस 3 6, और 3.5 प्लस 3.57, और प्लस 2 4 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितने हो गए, 5। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 7 21, और 4 21 और 4 हो गया 25, और ये 5 30, अराउंड 30, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन की है, तो यहाँ पर ये भी 30 निकल कर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये जो है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 30, ठीक है। 31 निकल कर आ जाएगा या 32 निकल कर आ जाएगा एवरेज। तो ये मेरी सिर्फ चूंकि मैं एक रफ सा काम कर रही हूँ तो इस वजह से ये गड़बड़ आ गई है, वरना ये हमेशा इसकी एवरेज एनर्जी जो है वो ज्यादा निकलेगी। टोटल जब भी मैं निकालूंगी, लेट सपोज ये इतनी निकल रही है 32, तो ये अब 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज एनर्जी इसकी निकलेगी। पहले कितनी निकल रही थी, 3 निकल रही थी, तो ये 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। अगर मैं ये पूरा प्रॉपर स्केल के तहत काम करूँ ना, ये पूरा, तो ये मेरी एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रेटर देन दिस एनर्जी निकलेगी। तो खैर, बहरहाल समझाने के लिए आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि बेशक फर्मी लेवल नीचे चला जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी के नहीं होते, क्योंकि थर्मल एनर्जी होती है वो फर्मी लेवल से अप चले जाते हैं। लोअर एनर्जी वाली स्टेट्स जो है वो एम्प्टी हो जाती है, यहाँ पर लोअर एनर्जी वाली स्टेट्स एम्प्टी नहीं है। तो लोअर एनर्जी की वजह से हमारी एवरेज एनर्जी कम होती है। लेकिन अब चूंकि लोअर एनर्जी हमारी एम्प्टी हो गई है, लोअर एनर्जी स्टेट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अप ऊपर चले गए हैं, तो उनका एवरेज जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को जहन में रखना है। लेकिन हम अपनी डेली कैलकुलेशन के अंदर रूम टेम्परेचर पे जो हम करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन को फर्मी एनर्जी को हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट है, और जितनी फर्मी एनर्जी 0 केल्विन पे होती है हम रूम टेम्परेचर पे भी उतने ही ले लेते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना लेक्चर फिनिश कर रही हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और इफेक्टिव मास के ऊपर भी डिपेंड कर सकती हैं। नेक्स्ट जब हम बैंड थ्योरी पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। तो फिलहाल अभी हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और चूंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं तो उसकी वजह से फर्मी फंक्शन हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन लकीली इतना ज्यादा चेंजिंग नहीं आती है। हम तकरीबन कांस्टेंट जो है वो उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो फर्मी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है,
और अगर हम एवरेज एनर्जी निकालें इलेक्ट्रॉन्स की, तो एवरेज एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। और ये सारा किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो रही है। इसको अगर आप स्केल के ऊपर बनाएँगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। ये हमेशा ये वाला जो फैक्टर है, ये हमेशा इस एनर्जी से बड़ा ही निकलेगा, तो एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। अब हम लोगों ने ये देख लिया है कि क्लासिकल थ्योरी, अभी पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देख लिया है कि क्लासिकल थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, और क्वांटम थ्योरी के अंदर क्वांटम मैकेनिकली डुअल नेचर का ट्रीट करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि अच्छा, इन दोनों थ्योरीज के तहत हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एवेलुएट करते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं क्लासिकल थ्योरी से भी, और क्वांटम मैकेनिकली भी फिर स्पेसिफिक हीट भी डिस्कस करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं दोनों के, कौन से ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।